सो वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग ये चैप्टर जो है हमारा साइंस क्लास 10 का चैप्टर 1 है जो केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ दिस केमिकल इक्वेशन। सो चैप्टर 1 टर्म 1 में आएगा, मतलब टोटल MCQ बेस्ड होगा। सो उसी के हिसाब से हम लोग मिनिमम थ्योरी पढ़ेंगे एंड मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है दैट केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सपोज अगर आप मिल्क को लेफ्ट कर देते हो समर्स में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अपने आप कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिससे मिल्क जो होता है अनसूटेबल हो जाता है कंजप्शन के लिए। सिमिलरली आपने आयरन पे देखा होगा, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हो पानी या ह्यूमिड क्लाइमेट में या एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है उसमें रस्टिंग लग जाती है, ठीक है। लाइक फूड इज़ कुक्ड, बॉडी कैसे बॉडी हमारी जो बॉडी होती है कैसे खाने को डाइजेस्ट करती है, तो ये सब क्या होता है, पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे एज यू नो मार्क कर रखा है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। सो जब भी केमिकल चेंज अकर होता है तो हम कह सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। सो क्या होता है, सो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऐसे प्रोसेस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होते हैं। लाइक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, H2 दैट इज़ डाईहाइड्रोजन होता है, गैसियस फॉर्म में होता है सब, ठीक है। और जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, बट जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा वाटर बनता है, ठीक है, जो कि होता है लिक्विड फॉर्म। सो एज यू कैन सी ये दोनों हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन H2O जो होता है एक अलग तरीके की चीज़ बनती है, ठीक है, पेपर में बनती है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डाईहाइड्रोजन और डाईऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो इसी की बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो भी आपका रिएक्ट करता है उसे आप क्या कहते हो, रिएक्टेंट, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहोगे रिएक्टेंट। और जो भी आपकी नई चीज़ फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है एंड डाईऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अ रिएक्टेंट, बट कोई जब नई चीज़ फॉर्म होती है लाइक दिस, इसे आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट। सो ये हमारी जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग होती हैं, मतलब पहले से ही होते हैं जिनके साथ रिएक्शन होते हैं। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, न्यू थिंग्स होते हैं विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टू, ठीक है। तो ये टेक अप पार्ट में ये क्या कह सकते हैं, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज़ व्हाट रिजल्ट of a chemical reaction, of a chemical reaction. So reaction को we can also write like this, this is the form, okay. So क्या होता है, reactant product, जो दो reactant होते हैं वो product बनाते हैं, and product क्या होता है basically that is the result of a chemical reaction and this is a new with new properties, okay. और आप यहाँ पे देख सकते हैं that from the above वी कैन से दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे टेक प्लेस करता है, या तो चेंज ऑफ स्टेट होता है, मतलब लिक्विड में रिएक्टेंट्स से फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा गैसेस फॉर्म में बन रहा है, या तो चेंज इन कलर हो गया, मतलब सपोज लाल कलर का सोल्यूशन था बट जब रिएक्शन हो जाता है तो ब्लू कलर का बन जाता है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल बनाता हूँ। आप कोई भी जो रेगुलर एसिड मार्केट में बिकता है, अगर आप उसमें जिंक के ग्रैनुअल्स डालोगे तो उसमें से हाइड्रोजन जो गैस होती है वो इवॉल्व होती है, या तो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। चूने को जब आप पानी में डालते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन लेता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक चेंज होता है जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं तो वो कुछ चेंजेस लाते हैं, लाइक चेंज इन स्टेट हो गया, या चेंज इन कलर, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हम लिखते हैं दैट सपोज आप एक HCl का एसिड ले लो, ठीक है, क्या लेना है आपको, HCl छोड़िए, आप किंग ऑफ एसिड्स ले ले। किंग ऑफ एसिड हमारा होता है डाइल्यूट का मैं मतलब बताता हूँ, जिसमें जो पानी की क्वांटिटी होती है ज़्यादा होती है, H2SO4, इसे आप कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जब भी आप कोई नॉर्मल एसिड जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं विद जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं इनके ग्रैनुअल्स, तो क्या होता है, फॉर्म होता है ZnSO4 प्लस इवॉल्व होता है H2।
H2 जो गैस होता है, जो हमारा होता है हाइड्रोजन गैस, ये हमारा इवॉल्व हो जाता है। ओके, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, दैट H2 गैस जो हमारा होता है उड़ जाता है। ठीक है, सो ये हमारा एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस करता है। ओके, सो और भी टाइप के एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूँगा। सो इसका चेंज इन स्टेट का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सो इसका एग्जांपल आप लेते हो बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ ए वैक्स भी ले सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल या वैक्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा एक वैक्स होता है जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, एस रिप्रेजेंट फॉर द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जब आप उसको हीटअप करते हो तो उसके साथ बहुत सारे वेपर्स बन जाते हैं, और उसके साथ क्या रिलीज़ होती है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है जो ह्यूमंस छोड़ते हैं। तो वो किस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। तो एज यू कैन सी, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वेपर की फॉर्म में एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उड़ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सॉलिड था, एक पर्टिकुलर स्टेट थी, सॉलिड स्टेट थी, उससे वो क्या बन गया, गैसेस स्टेट बन गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन में कैसे हमारा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है या चेंज इन स्टेट हो रहा है। एंड नाउ वी विल गो फॉर द सो कलर इन चेंज इन कलर को हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जहाँ पे आप क्या करते हो, सिट्रिक एसिड जो भी हमारे जो सोर टेस्ट में होते हैं, खट्टे टेस्ट में फ्रूट्स होते हैं, उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एंड जब आप उसको किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, KMnO4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेम है, इनिशियली बहुत हार्ड लगता है, बट धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओ। सो ये हमारा जो कलर होता है ना, ये हमारा जो भी कलर होता है ये हो जाता है आपका कलरलेस। सो पहले जो KMnO4 का जो कलर होता है ना, वो होता है पर्पल कलर का, दिस इज़ ऑफ पर्पल कलर। बट जैसे ही ये रिएक्शन होता है, जैसे सिट्रिक एसिड के साथ और पोटेशियम परमैंगनेट को आप मिलाते हो तो वो कलरलेस हो जाता है। तो वो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है दैट इन अ केमिकल चेंज इन कलर इज प्रेजेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये तो ऐसा रिएक्शन है जो आप खुद भी कर सकते हैं, लाइक सिंपल है, आपको क्या लेना है, CaO लेना है, ठीक है, एंड वाटर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बनता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम जो ये होता है, ये बेसिकली आपका चूना होता है, जिससे आपके घर को पुताई होती है, वो पानी के साथ मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। डेल्टा का ये जो ट्रायंगल बनते हैं, इसका मतलब बेसिकली होता है कि हीट। ठीक है, और इस साइड लगा है तो मतलब प्रोडक्ट में हीट भी आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको साथ मिक्स करते हो तो ये स्लेक्ट लाइम बनता है, एंड इसके साथ ही साथ क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज। सो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी है, क्योंकि यहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट साइड। सो ये आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, नाउ लेट्स गो टू केमिकल इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक तरीके का मेथड है ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of substances and involved in it is known as chemical equation. तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंपलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप केमिकल रिएक्शन को बहुत बड़ा लिखो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में तो आप क्या करते हो, एक सिंप्लीफाइड वे है जिसमें आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंड सिंबल यूज़ करते हैं ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट। तो उसे आप क्या कहते हो, केमिकल इक्वेशन। ये आपने थोड़ा बहुत 9th में भी पढ़ा होगा। सो आप क्या करते हो, सपोज़ एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो NCERT में दे रखा है, वो है आपका मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हो, बर्न करते हो एयर में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वो आपका बना लेता है, ये आपका साइन जो है इस तरीके से होता है, वो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट आप क्या अगेन एंड अगेन दिस फॉर्मूले को लिखोगे, जिसमें ये जो हमारे दोनों हैं LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड के जो हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार तो नहीं लिख सकते, तो इसकी जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O2। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है तो हम लोग इसे O2 लिखते हैं, दिस इज़ अ सॉलिड।
और इसको क्या लिखेंगे, MgO। अब आपको आई होप ये लिखने आता हो जो 9th में आपने पढ़ा था, दैट हाउ वी राइट दिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो हमने पढ़ी थी ना, क्या वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑन दैट बेसिस इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा डिटेल और देना चाहें तो इसको हम लोग S ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पे गैस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है गैस। और अगेन ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जो छोटा है इन कंपैरिजन टू राइटिंग द होल केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशंस की बात करूँ तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होते हैं हमारे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट वो क्या होता है, सेम होते हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट कितने होते हैं, सेम होते हैं। और होता है एक अनबैलेंस्ड, और क्या होता है अनबैलेंस्ड, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड इक्वल होते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसी का सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। देखिए सपोज़ ये Mg है, ठीक है, प्लस O2 है, MgOH है, MgOH है। तो ये हमारा क्या है, देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो आप क्या करो, इधर LHS लिख दो और यहाँ पे RHS लिख दो। ठीक है, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। और यहाँ पे आप एलिमेंट लिख दो, एक तो हमारा मैग्नीशियम है, एक है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ही एलिमेंट है। तो अगर आप देखो LHS साइड तो Mg कितने हैं, 1 है। ठीक है, RHS साइड कितने हैं, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे LHS साइड 2 एटम है, बट यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है अनबैलेंस्ड। इसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ऑन द अदर हैंड साइड, मतलब जब बात करते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, सेम रिएक्शन है, Mg है प्लस O2 है, MgO है, बट इसमें क्या होता है, ये इस साइड पे क्या लगा रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं। सिर्फ मैग्नीशियम के लिए क्या लगा दे रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं। मतलब देयर आर 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगेन आप ये इसी तरीके की टेबल बना लेंगे, MgO, सो यहाँ पे लिख लीजिए LHS, यहाँ पे RHS, देन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Mg के 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने, देखिए हमें बैलेंस करना है तो हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 है मैग्नीशियम के, बट यहाँ पे भी 2 है। अब RHS साइड देखें तो ऑक्सीजन कितने, 2 × 1 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे O2 है, तो ये हर तरह से बैलेंस्ड है। मतलब LHS साइड जो है RHS साइड के इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो आप मेरा जो लिंक दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इजी मेथड है, सो आप वो देख सकते हैं। एंड कि बिकॉज टर्म 1 में ये तो आएगा नहीं, सो अब वो देख सकते हैं। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं एंड ये टेबल भी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बिकॉज टर्म 1 में तो आने वाला नहीं है, बट इन फ्यूचर इफ़ यू आर टेकिंग केमिस्ट्री देन आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। सो ये मैंने पूरा इन डिटेल में बना रखा है। सिमिलरली आपको यहाँ पे फिज़िकल स्टेट भी लिखने पड़ते हैं, और हमने इनके पूरे वीडियो सॉल्यूशन अलॉन्ग विद प्रॉपर कंसेप्ट बना रखे हैं, उसके भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की क्या होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन जो हमारे होते हैं, हर चीज़ जो हो रही है बेसिकली या तो वो फिजिकल चेंज हो रही है तो केमिकल चेंज हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम केमिकल चेंज ही होती है। सो उसके लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सके। तो उसको हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है ताकि हम लोग बेटर वे में पढ़ सके। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रॉम द नेम ओनली कि कॉम्बाइन हो रहा है, मतलब 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक हो जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक अगर आप कोई भी फॉसिल फ्यूल भी बर्न कर रहे हो या बर्निंग ऑफ अ कोल है, ठीक है, तो बेसिकली उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन।
कार्बन हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है और जब भी हम लोग को बर्न करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है। बट अगर देखिए यहाँ पे सो हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, मतलब ए था और बी था, और वो फिर बाद में बन जाता है सी। सो यहाँ पे 2 एलिमेंट थे जो बाद में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो ये हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल पीस ऑफ एलिमेंट से एक सिंगल रिएक्टेंट से हमारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। लाइक अगर आप देखो लाइमस्टोन को तोड़ते हो, ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है, बेसिकली मार्बल्स जो होते हैं वो बेसिकली CaCO3 से बनते हैं। अगर आप इसे हीट करो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है और क्विकलाइम बनता है। तो मतलब आपका एक सिंगल एलिमेंट, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से जब आप उसे हीट करते हो तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो यही एग्जांपल होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें हमारा क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है, सपोज आप फेरस करो, ठीक है, Fe मतलब आयरन, CuSO4 में डालो तो वो क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है प्लस CO बन जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी फेरस की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, ये दोनों ही इस तरीके से इंटरचेंज कर लेते हैं कि ये लोग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं विद 2 डिफरेंट रिएक्टेंट, ओके। सो इन डिटेल समझेंगे इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इन डिटेल सॉल्यूशन अलॉन्ग विद प्रॉपर एग्जांपल लेंगे हम लोग। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिससे मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ भी नहीं होता। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ए है, कोई भी मतलब आपका रिएक्टेंट है प्लस बी है, ठीक है, वो बनाता है सी, एक सी प्रोडक्ट बनाता है। तो ये ए और बी हमारे क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं आपस में। और जो सी बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो बन जाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे यही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उससे आप क्या कहते हो, वही आपका कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर वाले एग्जांपल में क्या बताया कि आपका एक होता है घर पे जो आप चूना करते हो वो सॉलिड स्टेट में होता है ऑफकोर्स, उसे क्या कहते हो आप लोग, क्विक लाइम कहते हो। उसे क्या कहते हो आप लोग, क्विक लाइम, क्योंकि जैसे आप उसमें आप पानी ऐड करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्लेग लाइम, मतलब जो पेंट जिससे आप करते हो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से पेंट। और इसके बाद क्या निकलती है, हीट निकलती है, या इसे आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, जैसे मैंने बताया था डेल्टा से करते हो, और इसे आप क्या कहते हो, स्लेग लाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लेग लाइम, तो आप इसका नेम एंड फॉर्मूला दोनों याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो आप देख सकते हो कि पहले एग्जांपल में कैसे एक ए रिएक्टेंट था, दूसरा बी रिएक्टेंट था, और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, साथ में थोड़ी सी हीट भी निकलती है। सो ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो आप ये खुद भी घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास चूना है, थोड़ा सा पानी मिलाओगे तो उसमें से आप फील कर पाओगे तो हीट बाहर निकल रही होती है, तो आप इजीली हीट को कर पाओगे, फील कर पाओगे। और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, घर पे आपके कोयला तो होता ही होगा, तो आप क्या करो, कोल लो, आप उसे बर्न करो, ठीक है। आप जब बर्न करते हो तो ऑफकोर्स आप आग में लगाते हो, बट आपने कभी ये फील करा है अगर ऑक्सीजन की वजह से वो जलता है तो बेसिकली क्या होगा, वो कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो यूजुअली आप छोड़ते हो जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैसेस फॉर्म में, अब ये कार्बन जो था हमारा कोल था बेसिकली, तो ये बर्निंग ऑफ अ कोल का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया, बर्निंग ऑफ अ कोल। ए था, दूसरा बी रिएक्टेंट था, और वो एक प्रोडक्ट बना रहा है जो एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वाटर कैसे बनता है, बेसिकली हाइड्रोजन आपका, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपका बनाने के लिए। आप कोशिश करें कि जो केमिकल इक्वेशंस आप लिखोगे वो बैलेंस्ड हो, तो आप इस तरीके से बैलेंस भी कर लीजिए। बैलेंसिंग का वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो ये बन जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर बनता है। आपको इसके फिजिकल स्टेट, जैसे कि ये गैस में था, ये भी गैस में था, और ये क्या लिक्विड में बना, ना कि गैस में, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके बहुत ही बेसिक रिएक्शंस हैं और आपको इन्हें लर्न भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इसे
कैटेगराइज करके लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह पढ़े कि दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप क्या करोगे, आप बर्न करोगे एक नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेचुरल गैस क्या होती है हमारी, लाइक सीएनजी हो गई, वो हमारी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लाइक सीएनजी की बात करूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो इसका एग्जांपल लूँ तो उसमें जो मेन कंस्ट्रेंट होता है वो होता है मीथेन। इसे क्या कहते हो, ऑफ मीथेन। सो ये क्या बनाएगा, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, वाटर, वो भी गैसेस फॉर्म में। सो ये आपका एग्जांपल हो जाता है बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। और ये सारे एग्जांपल किसके टाइप है, ये सारे के सारे एग्जांपल है टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। और इन सभी को आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ओके, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अगर आप जानो कि डीकम्पोजिशन होता क्या है। डीकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक चीज़ को तोड़ के कई सारी चीज़ें बनाते हो, डीकम्पोज करते हो। आपने कई बार सुना है जो आपके अर्थवर्म्स होते हैं वो मिट्टी को कई बार डीकम्पोज करके कुछ डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है हमारी सॉइल के लिए। सो वैसा ही एक तरीके का रिएक्शन, अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में बात करूँ तो इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है और उससे क्या बनता है, दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे हीट लगा देते हैं या कभी कभार क्या लगा देते हैं, सनलाइट। HV हम लोग किस पे यूजली सनलाइट लगा देते हैं, या H डेल्टा किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका A होता है ये क्या होता है, ये हमारा हो जाता है रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। और ये क्या हो जाता है, फिर डीकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट बना लेता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रोडक्ट्स, S लगा दोगे बिकॉज हमारे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। सो ए डिकम्पोज हो जाता है यूजिंग लाइट, चाहे वो सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो या आप उसे बहुत ज़्यादा हीटअप कर दोगे तो भी वो डिकम्पोज बन होके B और C बना लेता है जो कि हमारे होते हैं प्रोडक्ट। और मैं अगर बहुत ही सिंपल लूँ, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ लूँ मैं तो लूँगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3। सो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसे हम लोग सिंपल भाषा में लिखते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, जितने भी आप घर में मार्बल्स देखते हो या जो अंडे पे जो उसकी बाहर के परत जो शेल होती है वो सभी लाइमस्टोन से बनते हैं, दैट इज CaCO3। तो एक तरीके का आप कह सकते हो पत्थर टाइप का होता है। और जब आप हीट या डेल्टा लिख सकते हो, हीट, जब भी आप इसे बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो क्या होता है ना, आपको यहाँ से चूना मिल जाता है जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो पानी के साथ, जिसे मैंने पहले ही बताया था कि उसका नाम है क्विकलाइम। इसके साथ क्या होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो यहाँ से रिलीज़ होता है। जब आप इसे बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो क्या हो रहा है कि एक सिंगल तो रिएक्टेंट एक ही है लेकिन उससे क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका लीड नाइट्रेट का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लीड नाइट्रेट का। सो लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसे आप क्या कहते हो, इसे हम लोग कहते हैं लीड नाइट्रेट। ठीक है, Pb रिप्रेजेंट करता है लीड को और NO3 जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है नाइट्रेट को। सो लीड नाइट्रेट को जब भी आप हीट करते हो या डेल्टा लगा दो, हीट करते हो तो क्या बनेगा, पहली बात तो ऑक्साइड बनेगा, लीड ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बनेगा, 4NO2 बनेगा, वो भी गैसियस फॉर्म में। उसके बाद भी बनेगा O2, वो भी गैसियस फॉर्म में। सो आप देख सकते हो एक सिंगल प्रोडक्ट कैसे जब आपने हीट करा तो वो डिकम्पोज होकर क्या क्या बन रहा है, वो देखो लीड ऑक्साइड भी बन रहा है, वो क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, और वो क्या बन रहा है, डाइऑक्सीजन भी बन रहा है, सिंपली ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो आप एक सिंगल प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट एक सिंगल रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट को बना देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको कई हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो सिंपल है, आपको क्या बनते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मैं कोई भी वो नहीं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टर्म 1 में वो आएगी भी नहीं और इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती, वो आप बुक से देख के लिख सकते हो। सो एक हमने हीट का एग्जांपल लिया, अभी तक लाइट का एग्जांपल नहीं लिया। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, देखो Ag जो हमारा होता है, जो आप चांदी पहनते हो घर पे, उसे कहते हैं सिल्वर। और एक हमारा Au जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है वो होता है गोल्ड को। सो Ag जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सिल्वर को, और Au जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है गोल्ड को। जब आप इसमें सनलाइट, मैंने कहा था ना कि सनलाइट का भी इस्तेमाल आएगा, जब आप सनलाइट पुट करते हो किस पे, AgCl पे, तो क्या होता है, वो इस तरीके से
बना लेता है, Ag बना लेता है, जो कि होता है हमारा सिल्वर। सिल्वर इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल एज यू नो। और वो हमारा होता है क्लोरीन। Cl2 क्या होता है, ये हमारी होती है क्लोरीन गैस। AgCl क्या होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। सो यहाँ पे हम लोग जब भी इसको सनलाइट में एक्सपोजर देते हैं तो हमारा जो क्लोरीन गैस होता है वो उड़ जाता है और जो बचता है वो हमारा बचता है सिल्वर, जो कि हमारा एक होता है मेटल। सिमिलरली ये हमने 3 एग्जांपल देखे जहाँ पे हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सनलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि आप क्या करते हो कि कभी कभार आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब एक और चीज़, अब बात करता हूँ मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी बात करूँगा मैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो गई। अब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि मतलब डिस्प्लेस कर दिया आपने किसी को, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड है जो है AB, ठीक है, आप उसे क्या कर रहे हो, C के साथ कर रहे हो, रिएक्शन हो रही है, ठीक है, फिर वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है AC + B, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके ये दोनों तो प्रोडक्ट हैं, सॉरी ये दोनों तो आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो है आपके ये हैं क्या, प्रोडक्ट हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो A के साथ अटैच था वो B था, ना कि C। बट जब ये प्रोडक्ट बना तो C के साथ अटैच हो गया। तो आप कह सकते हो कि AB ने इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो आपने आयरन नेल देखी होगी, ठीक है, Fe क्या होता है बेसिकली, हमारा सिंपल जो भी आप आयरन लोहा का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा फेरस इसको कहते हैं ग्रीक में, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन होता है। तो जब आप इसे CuSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, जो होता है हमारा कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। जब भी आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है FeSO4। क्या बन जाता है, अब ये बन गया है आयरन सल्फेट। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट। और जो हमारा ये कॉपर था वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये बहुत ही यूनिक टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जो हमारा कॉपर, हमें पता कैसे चलेगा, आप खुद भी ले सकते हो। जो कॉपर सल्फेट आपको अगर कहीं से केमिकल मिल जाए तो वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो आप क्या करो, आप कहीं से भी नेल उठाओ, ठीक है, आपको सिंपली मिल जाएगा, आयरन की नेल उठाओ, और जब आप उसमें डाल दोगे तो आप देखोगे कि आधे घंटे 1 घंटे बाद वो जो सॉल्यूशन हो जाता है वो कैसा ग्रीन कलर का हो जाता है, हल्का ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये चेंज को सिग्निफाई करता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कलर भी चेंज हो रहा है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि आप देखोगे कि ये फेरस जो है ना, ये डिस्प्लेस कर देता है, ये देखो इस तरीके से डिस्प्लेस कर देता है। ओके, अब क्या करोगे, आप एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं लिखता हूँ जिंक, इसे क्या कहते हैं, Zn जिंक। और अगेन आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा देते हो जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 एक्वस एंड कॉपर करेगा। तो आप एक सवाल पूछोगे कि ये डिस्प्लेस ही क्यों कर रहा है, ये डिस्प्लेस ही क्यों कर रहा है, वाई दीज मेटल्स आर डिस्प्लेसिंग, सो कॉज ऑफ क्यों डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, रिएक्टिविटी। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो बहुत ऑब्वियस है कि इसके साथ डिस्प्लेस कर देगा। फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इस वजह से। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिविटी उसके अंदर है, ठीक है, रिएक्ट करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है कि रिएक्ट कर जाए। तो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो रिएक्ट करने वाला है या नहीं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है। 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, तो बहुत ही सिंपल था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फेरस आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देगा, वो भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ऑफकोर्स, और कलर भी चेंज हो रहा है, जिससे आप ये समस्या आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसा आप बुक में भी देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताया कि किस तरीके से, एक तरीके की एक्सरसाइज भी दे रखी है कि जिसमें आयरन नेल है, आयरन नेल टेकन आउट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो इस तरीके से होती है।
ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है, उसके बाद क्या होता है, बहुत ही हल्का ग्रीनिश हो जाता है जब आप उसको उसमें ये नेल डाल देते हो, ठीक है। तो इसके और भी कई एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट के, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल भी लिया जिसमें आप जिंक जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, और ये भी लिया लीड वाला एग्जांपल जिसमें ये, तो इसमें आप देख सकते हो कि जिंक और जो लीड होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करता है वो डिस्प्लेस करता है। तो ये इस रिएक्टिविटी को आप याद रख लीजिए कि आपका जो कॉपर होता है वो जिंक और लीड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। और इवन मैं बात करूँगा कि फेरस जो हमारा आयरन होता है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब मैं बात करूँगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे आयन्स ही एक्सचेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारा आयन ही एक्सचेंज हो जाता है पूरा का पूरा। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इसी एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करके पढ़ेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो कंसेप्ट है काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए एक कंपाउंड है AB, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड क्या है CD, दूसरा कंपाउंड है CD, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस पे काम करते हैं। किस पे, अगर कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप लिख दोगे एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट। टू न्यू प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्या करेंगे, ये AC बना लेंगे और क्या बना लेंगे, BD बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे इन्होंने एक्सचेंज कर लिया आयंस, आपस में ही आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, इसलिए क्या बना लेते हैं, दो न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, बट इसमें कोई भी इस तरीके से बना ले, एज यू कैन सी। सो एक एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेंगे एग्जांपल जो बुक में दे रखा है NCERT में। सो हम क्या लेंगे, सोडियम सल्फेट लेंगे एंड BaCl2, सभी जो है एक्वस फॉर्म में है, इस तरीके से लिख लेते हैं। एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा BaSO4। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बेरियम ने Na2 को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, समझ में आया, ये भी एक्वस बनेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaCl। NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम यूजली खाने में खाते हैं, वो होता है। और इस Na ने क्या करा, बेरियम को रिप्लेस कर दिया, मतलब इन्होंने Na ने और बेरियम ने अपनी जो पोजीशन से या अपने आयंस को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है, ये भी एक्वस। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना लिए। तो ये एक रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसका नाम है क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। आई होप अगर आपको वैलेंसी से इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने आते हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग द सेम, बिकॉज वो जो है कॉन्सेप्ट वो आपका 9th क्लास का। सो ये हमारा बेरियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यहाँ पे एक आयन दूसरे आयन से एक्सचेंज हो जाता है और उसके बदले दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये बन गया आपका बेरियम सल्फेट और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिख दी है, दिस इज क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड, सो ये हमारे एक एग्जांपल है ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट करूँगा दैट एक्सचेंज ऑफ आयंस इसमें क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ख़त्म कर दिए। अब क्या मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा दो चीज़ों के बारे में जो हमारा मतलब बहुत बेसिक है, बट स्टिल आपके दो रिएक्शंस होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तो हो गए, लेकिन इसके अलावा आपके क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो इनमें भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और टाइप का रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं आपके, और एक होता है एंडोथर्मिक। रिएक्शंस को मैंने RXN लिख लिया है, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, देखो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारी क्या होती है, हीट इवॉल्व हो, हीट क्या हो जाए, इवॉल्व हो जाए, हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका हीट ही प्रोड्यूस हो, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो जो आपकी उसे कहते हो हीट इवॉल्व हो रही है, तो उसे आप कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं, दोज काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें आपका हीट जो है, जो हीट होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जो गर्मी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है,
वो रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसका मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको। तो अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो जो हीट इवॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप चूने के साथ पानी मिलाते हो पेंट करने के लिए, तो आपका स्लेट लाइम बनता है, मैंने बहुत पहले ही बताया था। तो उसके साथ क्या इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो ये हमारा रिएक्शन किस कैटेगरी में आ गया, ये कैटेगरी हो जाती है हमारी एक्सोथर्मिक की। क्या हो जाती है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सोथर्मिक। तो इसे आपको और क्या लिख सकते हो कि ये है हीट रिलीजिंग रिएक्शंस, हीट रिलीज होती है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, आपने स्लेट लाइम को क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो बना ये। तो उसके साथ भी अगर आप थोड़ा सा हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है। और वहीं पे बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस होते हैं। हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं आपको इसी की कैटेगरी में एग्जांपल दिखा दूँ कि आप ये जो मार्बल्स होते हैं या अंडों की शेल्स होती हैं, इनको अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हो तो क्या होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्विक लाइम होते हैं। क्विक लाइम जो हमारे इस तरीके के पत्थर होते हैं, मार्बल्स जिनसे बनते हैं, तो क्या बनता है, CO2 छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट पहले ले रहा है, उसके बाद रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तब जाके आपका फिर से चूना मिल रहा है। उसके बाद और ना जो हम छोड़ते हैं डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। पर उससे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट पहले एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद रिएक्शन दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हमारे जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक, सो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पहले। तो इन्हें हीट चाहिए होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, एंडोथर्मिक में हीट प्रोवाइड करोगे, आप उसे गर्मी देंगे, आप उसे हाई टेम्परेचर तक ले जाएंगे, तब जाके रिएक्शन होगा। और वहीं पे एक्सोथर्मिक की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही सिंपल चीज़ होती है कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है। वो रिएक्शन तब कंप्लीट होता है जब वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने कई बार सुना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हमेशा काम आएगा। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, जिसमें चाइना डिश में कॉपर पाउडर को ये क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बर्नर वगैरह लगा रखा है। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा क्या होता है, जब भी आप ऐसे इस तरीके से कॉपर को, पाउडर को, उसको हीट करते हो तो क्या बन जाता है, ये वाला रिएक्शन हो जाता है, क्या होता है, एडिड हो जाता है। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो ये कुछ रिएक्शंस भी दे रखे हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखो इसमें क्या होता है, आप कॉपर को क्या करते हो, बर्न करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जिसमें मैंने बोला ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट आपने पहले प्रोवाइड कर दी, तो ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंडोथर्मिक है। सो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब आप उसे बर्न करते हो तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अगर आप देखो तो कॉपर के पास पहले कोई भी ऑक्सीजन का एटम नहीं था, लेकिन अब उसके पास कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब उसके पास ऑक्सीजन आ गया। तो अगर मैं बात करूँ, इफ़ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस heated material, the black coating on the surface brown as a reverse reaction takes place। तो ये क्या कह रहा है, अगर मुझे रिवर्स रिएक्शन, इस चीज़ को रिवर्स करना है कि ऑक्सीजन को ही हटा दूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो एक हाइड्रोजन गैस के साथ जो कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करता हूँ, फिर से हीट कर रहा हूँ, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो जाता है एंडोथर्मिक। और क्या बनता है, कॉपर, फिर से हमारा कॉपर, जो हम कॉपर चाहते थे वो बन जाता है, और जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो निकल जाता है। ये क्या होता है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब क्या कह रहा है कि मतलब कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन उसके पास आ जाता है, ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, जैसे कॉपर के पास हीट करा ऑक्सीजन का, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब कॉपर पाउडर इज़ नाउ ऑक्सीडाइज्ड। और इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उससे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड कहते हैं। मतलब ये जो कॉपर डाइऑक्साइड था, अब इसके जब ये रिएक्शन हुआ, फर्दर प्रोसीड हुआ, तो क्या हुआ, जब वो कॉपर था, अब क्या इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब हमने क्या करा, ऑक्सीजन हटा दिया। और इन्होंने क्या लिख रखा है कि इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। और अगर आप पूरी रिएक्शन देखोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे एज यू कैन सी, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है।
तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ऑक्सीडेशन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब बस इतना होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या तो आप एडिशन कर दो किसका, ऑक्सीजन का, तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। सो एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कॉपर में इन्होंने क्या करा था, कॉपर पाउडर लिया था और उसे बर्न करा था, ठीक है, हीट करा था। सो ये आपका बन गया था कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन जो मेरा हो रहा है ऐड हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसे मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन। क्या कहूँगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसे मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीडेशन कहूँगा। लेकिन जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी क्या कहलाते हैं हम लोग उसे, जब ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो भी उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन में ऐड कर दे रहा हूँ तब ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करूँगा तब कैसे ऑक्सीडेशन होगा। देखिए, जब मान लीजिए H2S है, मतलब H2S ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सल्फ़र को, अब यहाँ पे फिर से हीट करते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और S जो होता है सल्फ़र सॉलिड वाली फॉर्म में अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया है, रिमूव हो गया है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, या तो ऑक्सीडेशन ऑफ या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने ऑक्सीजन ऐड करा कॉपर में तब भी ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है। और जब मैंने रिड्यूस कर दिया, मतलब रिड्यूस नहीं करा, जब मैंने रिमूव कर दिया किसको, हाइड्रोजन को, तब भी रिडक्शन कहलाया, ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है, तो भी वो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, हमने ऑक्सीडेशन के बारे में तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन की भी फॉर्म बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो वहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ये एग्जांपल है, ये कॉपर है आपका, ये आपका कॉपर है, ठीक है, ये आपका कॉपर है, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अटैच था यहाँ पे रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिडक्शन, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन कहलाएगा। और मान लीजिए आप H2 था, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ़र था, ये कह लेता हूँ सल्फ़र, S से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने इसे क्या करा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ऐड कर दिया और बन गया हमारा H2S, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने ऐड करा हाइड्रोजन को, यहाँ पे क्या करा, ऐड करा हाइड्रोजन को, तो भी ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन ही कहलाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। चाहे आप इसे रिडक्शन कह लें, चाहे आप रिडक्शन इसे कह लें, दोनों चीज़ एक ही है। और ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑक्सीजन ऐड करके दिखाया तो भी वो ऑक्सीडेशन था, और जब H2S को डिकम्पोज करा, वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करा तो भी वो ऑक्सीडेशन ही था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बात करेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन की। सो जो भी आप देखते हो अपने आसपास वो क्या है, एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक साथ टेक प्लेस करते हैं, ओके। या तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कह लीजिए, या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होगा और रिडक्शन का प्रोसेस भी होगा, ऐसा एक रिएक्शन, ठीक है। सो इसका एग्जांपल ही लेता हूँ मैं, तो आप क्या करो, एग्जांपल ले लो कि कॉपर ये है एंड H2, हीट प्रोवाइड करते हो आप थोड़ा सा, और ये इस तरीके से ये बना लेता है। अब यहाँ पे मुझे बताओ
कि कहाँ ऑक्सीडेशन, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताओ। यहाँ से यहाँ तक कॉपर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मुझे खुद बताओ, ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा रिडक्शन हो गया और ये हमारा ऑक्सीडेशन है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब आप पूछोगे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो क्या हुआ, इसमें रिमूव तो नहीं हो रहा है हाइड्रोजन, रिमूवल हो रहा है क्या हाइड्रोजन का, नहीं। एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, नहीं। पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए इन जैसे रिएक्शन को यहाँ पे रिएक्ट, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और जितने भी हमारे नेचर में रिएक्शंस हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिडॉक्स रिएक्शन। सो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सारे के सारे ही रिडॉक्स रिएक्शन है। बट इसमें अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक का कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो तो Zn एंड कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से आप यहाँ तक देखें तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये जो कार्बन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आपसे पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, इसका फॉर्म, इसका देखो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। जब पूछे आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तो आप सिंपल लिख दो कि सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड। सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये क्या हुआ है, ये तो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो ऑक्सीडाइज हो गया, बट जिंक ZnO को देखो तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड। तो कौन सा है, रिड्यूस हुआ है, ऑफकोर्स ये। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO हो जाएगा। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब जिसके साथ रिडक्शन हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, बट यही रियलिटी है कि ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी होता है जो हेल्प करता है। तो ऑफकोर्स ये हेल्प कर रहा है रिडक्शन में, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यही रियलिटी है और बुक में बिल्कुल ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। और क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। आप पूछोगे अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसमें भैया, रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी थोड़ा सा ऐसे ही है कि सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो कार्बन की तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो मतलब कार्बन जो है था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सो हमारा कार्बन यहाँ पे लिख लो, कार्बन जो हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ कार्बन ये हो गया, ZnO हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड यही हमारी बुक में भी दे रखे हैं। तो आपने देख लिया रिडॉक्स रिएक्शन किससे कहते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब ये देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको डेली लाइफ में सोचो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ है। जितना अभी हमने पढ़ा ना, उतना आपने लाइफ में शायद ही ना देखा हो, बट जो कोरोजन है वो आपको डे टू डे में हमेशा दिखता है। ठीक है, कोरोजन में आपको डे टू डे लाइफ में डेली दिखता है। और जो रेंसिडिटी है, एक तरीके का फिनोमेना, आप नहीं जानते अभी क्या है, बट आप डेली इसे ऑब्जर्व करते हो, चाहे ये रेंसिडिटी हो चाहे वो कोरोजन हो। तो इसी के एग्जांपल से पहले कोरोजन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते। तो कोरोजन क्या होता है, देखो आपने आयरन देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन डेट आर शाइनी
न्यू होते हैं। जब आयरन आर्टिकल्स को आप देखते हो, कोई भी जैसे कूलर लाते हो, मान लीजिए कूलर लाते हो आप, तो देखते हो बड़ा ही शाइनी होता है जब न्यू होता है, बट आप देखते हो कि जल्दी से उसके अंदर रेडिश ब्राउन पाउडर जैसा कुछ लग जाता है आफ्टर सब टाइम, जब आप ऐसे ही छोड़ देते हो। या किसी भी लोहे के सामान में देख लोगे आप कि वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उसमें से छूटने लगता है, तो वो होता क्या है? तो उसी को आप क्या कहते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। उसी को क्या कहते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। और आपने और भी मेटल देखोगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो चांदी होता है, जैसे कॉपर होता है, कॉपर पे अगर आप देखोगे तो अगर वो मॉइस्चर होता है, जो थोड़ा पानी या ऐसी हवा जिसमें मॉइस्चर होती है, उसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से वो टार्निश होने लगता है। जैसे आप जो राइट वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है टार्निश। टार्निशिंग का मतलब ये होता है कि जिसको प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म होने लगती है। जैसे सिल्वर की हम लोग सिल्वर चांदी क्यों पहनते हैं? चांदी इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही लश्चर होता है, उसके अंदर बहुत ही शाइन होता है, इसलिए हम लोग उसको पहनते हैं, उसे पहनना पसंद करते हैं। बट जैसे जैसे होता है तो चांदी का जो रंग होता है वो फीका पड़ने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो कोरोजन की वजह से होता है। तो कोरोजन एक तरीके का बहुत ही डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर जो एग्जांपल है वो किसके? कोरोजन के। और कोरोजन का जो बहुत ही सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा ना, ब्रिजेस। आप ब्रिजेस पे देखोगे, आयरन रेलिंग्स पे देखोगे, शिप्स पे देखोगे, तो हर जगह कोरोजन्स का ना ये कोरोजन होता है। एंड कोरोजन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, एंड हर साल हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं डैमेज्ड आयरन को। तो ये होता क्यों है, ये मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। सो कोरोजन को अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटीज़ बताता हूँ। तो कोरोजन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। सो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लश्चरस होगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो स्ट्रेंथ, वो लश्चर वो ख़त्म होता है किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल करता है। मॉइस्चर और एसिड जो भी उसके सरफेस पे आता है, बाई ऑन देयर सरफेस, ओके, ऑन देयर सरफेस, on the process in which metals is eaten up gradually by the action of air, moisture, air और acid on their surfaces। तो इसी को आप लोग कोरोजन कहते हो। देखो आयरन होता है तो उसमें क्या होता है, ये इसका एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, एक तरीके का पाउडर होता है जो होता है रेड ब्राउन कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा, आप पेंट क्यों करते हो? देखो आप पेंट करते हो किसकी वजह से? देखो आयरन पे आप क्या करते हो? पेंट करते हो कि नहीं? ऑयलिंग करते हो। सो ये सब क्या होते हैं, ताकि ये दो चीज़ें आप इसीलिए करते हो ताकि आप क्या करो, कांटेक्ट को कर सको। चाहे कि मतलब मेटल जो सरफेस है आपका, आयरन का जो सरफेस है, कांटेक्ट ही टूट जाए पेंट्स का और ऑयलिंग का, पेंट्स और ऑयलिंग का। आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन ही कहलाता है, ठीक है। और हमारे हर जगह पैसा लगता है इस पर। तो आप मतलब नेक्स्ट क्लासेस में आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ोगे। तो एक तो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, और किस पे होता है, और किस पे? आयरन हो गया एक तो, और एक हमारा हो जाता है सिल्वर एजी। सिल्वर में क्या होता है, एक कोटिंग आ जाती है किसकी? ब्लैक कलर की कोटिंग ऑफ सिल्वर, कोटिंग ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस तरीके का आपका आता है। तो ये हमारा कोरोजन हो गया, जिसमें हमारे मेटल्स पे रिएक्शन होता है ड्यू टू द एयर, मॉइस्चर, एसिड ऑन देयर सरफेसेस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो अब कंसेप्ट करते हो रेंसिडिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप अक्सर सुनते हो। देखो आपका क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। रेंसिड का मतलब क्या होता है? देखो आप मान लीजिए कोई रोटी वगैरह रखते हो, ठीक है, उसके बाद आप देखते हो, जब खाते हो तो आप देखते हो कि वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अगर वहीं मैं बात करूँ कि बिस्किट्स की मैं बात करूँ तो
बिस्किट्स और एसिड आप खुले में छोड़ दो, पैकेट खोल के आप छोड़ दो, 4-5 घंटे छोड़ दो, उसके बाद आप देखते हो कि उनका जो टेस्ट होता है बदल जाता है। उसके अंदर जो क्रंचीनेस होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है और ऐसा लगता है आसानी से टूटने लगता है, वो क्रंच नहीं रहता है। तो आप देखोगे उसकी कभी कभार स्मेल भी चेंज हो जाती है। लाइक आप ब्रेड को बहुत दिनों तक रख दो तो उसके अंदर वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो उसकी जो स्मेल होती है और टेस्ट हो जाती है तो चेंज होती है। और जो देयर स्मेल चेंज और कलर को एक साथ जो चेंज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट इज प्रेजेंट इन बिस्किट्स और द ब्रेड, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग देखो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखो अब जो चिप्स में देखते हो, चिप्स का पैकेट फूला हुआ होता है। चिप्स में क्या होता है, एक तरीके के नाइट्रोजन जो हमारी गैस होती है इनर्ट होती है, मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो उसको एयर के साथ ना भर के हम लोग नाइट्रोजन के साथ भरते हैं। जो आप फूला हुआ देखते हो चिप्स के पैकेट्स में, वो एयर नहीं होता, नॉर्मल एयर नहीं होता, बल्कि गैस होती है जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो रेंसिडिटी की बात, तो रेंसिडिटी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका एक सिंपल मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मेल जो हो जाता है चेंज होता है, स्मेल, टेस्ट एंड समटाइम्स कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, चेंजेस। और ये क्या होता है, अगर आप इसे खाओगे, इफ़ यू डाइजेस्टेड, इसे कंज्यूम करते हो अगर ये ऐसी चीज़ों को, तो क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट भी चेंज हो गया, ठीक है, इसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, वो भी गिर जाती है रेंसिडिटी की वजह से। तो जैसे हमारे चिप्स हो गए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। तो रेंसिडिटी को छुपाने के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली अगर आप देखो, सबसे पहले आप नाइट्रोजन गैस भर देते हो। चिप्स वगैरह की बात करूँ तो आप इफ्लक्स कर देते हो नाइट्रोजन गैस, बिकॉज दैट इज़ इनर्ट इन चिप्स, एक ये पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, आप क्या करते हो, और आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी इस्तेमाल करते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करते हो ताकि रेंसिडिटी की कंडीशन बने ही ना। लाइक हमारे पास होते हैं BHA, जो कि ये थी बुटाइलेटेड ऑक्सीडाइसी एनिसोल, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और एक और होती है BHT, जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। ठीक है, तो ये दो होती हैं, आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। और भी क्या तरीके होते हैं कि आप क्या करो, उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करो। अगर वो एक लोअर क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर पे होगी तो ऑक्सीडेशन आसानी से टेक प्लेस नहीं करेगा, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। या अब और क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, एयर टाइट कंटेनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। और भी क्या करते हो आप, क्या करते हो, लाइट में नहीं रखते हो, मतलब आप उसे डिम में रखते हो। स्टोरिंग जो फूड होता है आप उसे अवे रखते हो, अवे फ्रॉम लाइट। तो इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होता है फॉर द रेंसिडिटी। ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल होता है जिसमें स्मेल, टेस्ट चेंज हो जाता है, और आप उसे कंज्यूम करते हो तो हो सकता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए और वो आपके लिए अनफिट हो, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन क्वालिटी वो प्रोवाइड ना करती हो। ठीक है, तो उसके लिए आप चिप्स में, और चिप्स हमारे जो आते हैं, जो भी हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, उसमें आप नाइट्रोजन गैस फ्लक्स कर देते हो, मोस्टली हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हो ताकि ऑक्सीडेशन हो ही ना, या उसे रेफ्रिजरेटर में कर देते हो। उससे क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन की, वो कम हो जाती है। आप एयर टाइट कंटेनर्स में रखो ताकि वो ऑक्सीडाइज ही ना हो। और आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आपको कीप करना है अवे फ्रॉम लाइट। अवे फ्रॉम लाइट करते हो तो भी क्या होते हैं, हमारी बैक्टीरियल डिग्रेडेशन नहीं होती, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, सो हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है इन शॉर्ट बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लिया। अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन देखना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगला चैप्टर पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री का इन डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए भी आप मेरे चैनल को ले सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने प्रॉपर अलॉन्ग विद प्रॉपर कंसेप्ट पूरे के पूरे एक्सरसाइज इन डिटेल सॉल्व कर रखा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।